गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रखकर के तैयार की गई है। आज का एपिसोड विशेष तौर पर भू आकृति से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख स्थलाकृतियों की चर्चा की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है, एक तरफ स्थलाकृति और एक तरफ इसके अभिकर्ता हैं, कि अर्थात कौन सी स्थलाकृति किसके मतलब स्थलाकृति का संबंध किससे है। तो यहाँ पर लिखा जैसे भूमिगत जल, तो भूमिगत जल का संबंध किस प्रकार के अपर्दन के घटक से है। इसी प्रकार नदी का, वायु का और परिहिमानी का। तो जैसा आपको पता भी होगा कि जो भूमिगत जल होता है, इसका संबंध आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर नदी के द्वारा तो है जलगर्तिका, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर हम बात करें परिहिमानी का, तो परिहिमानी में यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा, आप कह सकते हैं ए का हो जाएगा ए। भूमिगत जल का होता है घोल रंध्र। और वायु का अगर हम बात करें तो वायु का यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल जाएगा आपको लूनेट, और परिहिमानी का मिलेगा पल्सा। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि जो नदी जल होता है इसके माध्यम से अगर देखें जहाँ पर जलप्रपात बनता है, तो जलप्रपात के नीचे जो छोटा, जैसे मान लेते हैं यहाँ से पहाड़ी से जल गिर रहा है, तो नीचे जो यहाँ पर गड्ढा बनता है, इसी को कहते हैं जलगर्तिका। यह जलगर्तिका जो है यह नदी जल के द्वारा बनाया जाता है। इसी प्रकार जो भूमिगत जल होता है, तो भूमिगत जल जो है जब इस प्रकार से ऊपर जो चट्टान है, तो यहाँ पर छोटे छोटे होल बनाती हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग घोल रंध्र कहते हैं। तो कई प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, तो घोल रंध्र भी इसी में आता है, जो भूमिगत संरचना के, भूमिगत जल के द्वारा बनाया जाता है। और वायु द्वारा जो बनता है उसका नाम है लूनेट है, तथा परिहिमानी द्वारा जो बनता है उसका नाम है पल्सा। इस आधार पर अगर हम अपने आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमानीकृत स्थलाकृति नहीं है। अर्थात यहाँ पर सभी स्थलाकृतियां हिमानीकृत हैं, सिर्फ एक ऐसी स्थलाकृति है जो हिमानीकृत नहीं है, और उसी का चयन करना है। तो अगर हम केटिल की बात करें, ड्रमलिन की बात करें या एस्कर की बात करें, तो ये सब स्थलाकृतियां कहीं ना कहीं हिमानीकृत द्वारा एक निक्षेप जनित स्थलाकृति हैं। लेकिन जो यारडंग है, यारडंग या पवन या जो वायुड़ प्रक्रम होता है, वायुड़ प्रक्रम द्वारा निर्मित एक अपर्दन जनित स्थलाकृति है। तो अपर्दन जनित स्थलाकृति आपकी यारडंग है, जबकि केटिल, ड्रमलिन, यस्कर, ये सब मोरेन, जब हम कह सकते हैं हिमानी प्रक्रम में नदियाँ कह सकते हैं जब निक्षेपण करती हैं, तो वहाँ पर केटिल बनते हैं। अरे वहाँ पर केटिल हैं, ड्रमलिन हैं, एस्कर हैं, ये सारी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन यारडंग वायु के द्वारा अपर्दन जनित स्थलाकृति है। अगला लिखा है यहाँ पर, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन है, अर्थात एक कारण है और एक उसका मतलब एक कथन है, एक कारण है, और बताना है कौन सा इसमें सही है। पहला लिखा है क्रमबद्ध ग्रेडेड। क्रमबद्ध को यहाँ पर कहा गया है ग्रेडेड, और ग्रेडेड को ही कहते हैं प्रवणित नदी। क्या कहते हैं? प्रवणित नदी द्वारा ना तो शुद्ध अपर्दन होता है और ना ही शुद्ध निक्षेपण। क्योंकि ग्रेडेड का तात्पर्य होता है कि एक इस प्रकार से ग्रेडेड होता है जो परिवहन का काम करता है। तो इसमें एक तरफ आप अपर्दन भी देखते हैं तो एक तरफ निक्षेपण देखते हैं। तो पूरी तरीके से यह जो लैंडस्केप होता है, या ना तो पूरी तरीके से अपर्दन होता है और ना तो पूरी तरीके से यहाँ पर निक्षेप का कार्य होता है। तो इसी को कहते हैं क्रमबद्ध या ग्रेडेड नदी। तो क्रमबद्ध और ग्रेडेड का तात्पर्य जो यहाँ पर लिखा गया, ये पूरी तरीके से सही है। साथ में दूसरा यहाँ पर कारण जो लिखा गया है, यह उपलब्ध ऊर्जा और किए जाने वाले कार्य के मध्य संतुलन को दर्शाता है। क्या करता है? संतुलन को दर्शाता है। तो ये भी बात पूरी तरीके से सही है, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊर्जा को क्या करता है, जब यहाँ से नदी केवल माल का परिवहन करती है, जो अवसाद है इसका केवल परिवहन करती है, तो इसलिए कहा जाता है कि यह उपलब्ध ऊर्जा और किए जाने वाले कार्य के मध्य क्या करती है? संतुलन की स्थापना करती है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सा एक कास्ट स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं है। अर्थात यहाँ पर सभी स्थलाकृतियाँ कास्ट द्वारा बनी हैं, सिर्फ एक ऐसी स्थलाकृति है जो कास्ट द्वारा नहीं बनी है, और उसी का चयन करना है।
तो यहाँ पर जो इवाला लिखा है या सीफ टिब्बा लिखा है, सीफ टिब्बा जो है यह वायुड़ प्रक्रम द्वारा निर्मित एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। कैसी है? निक्षेप जनित। अगर हम इवाला की बात करें या अंधी घाती की बात करें या धस्ती निवेशिका की बात करें तो यह सब काष्ठ स्थलाकृति है और अपर्दन जनित है। इवाला भी अपर्दन जनित है, अंधी घाटी भी अपर्दन जनित है और धस्ती निवेशिका भी अपर्दन जनित है, लेकिन जो सीफ या टिब्बा है यह वायु प्रक्रम द्वारा निर्मित एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है और इसी आधार पर यह हमारा सही नहीं है और यही आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है, एक तरफ नदी है और एक तरफ डेल्टा के प्रकार है कि किस नदी का किस डेल्टा, मतलब कौन सी नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। जो मिसिसिपी है यह पंजा आकार का, मतलब पंजाकार डेल्टा बनाती है। गंगा नदी जो है यह चापाकार डेल्टा बनाती है। इसकी चर्चा हम लोग डेल्टा के टॉपिक में करेंगे क्रम से, जब हम टॉपिक पे आएंगे, लेकिन अभी तो हम प्रश्न को देख रहे हैं। और इसी प्रकार जो नर्मदा नदी होती है यह एस्चुरी बनाती है जिसको कहते हैं ज्वार नदमुख। और जो टाइबर नदी है, यह टाइबर नदी क्या करती है, तो यह अग्रवर्धी टाइप का डेल्टा बनाती है। और यह कहाँ पर है, तो यह देखा जाए तो आपकी मिलती है इटली में। कहाँ मिलती है टाइबर नदी? इटली में मिलती है। मिसिसिपी जो है, मिसिसिपी मिसौरी, यह यूएस और मेक्सिको के बॉर्डर, मतलब यूएस में मेन तौर पर आपकी मिसौरी मिलती है। मिसौरी कहाँ पर मिलती है? यूएस में मिलती है और मैक्सिको की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। बाकी गंगा और नर्मदा तो भारत से संबंध रखती है और इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा अर्थात 2143, तो 2143 यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला लिखा गया है यहाँ पर, फॉसिल जल किसे कहते हैं? तो जो फॉसिल जल होता है इसमें आप देखते हैं जो सहजात जल होता है, कौन सा जल होता है? जो सहजात जल होता है उसी जल को हम कहते हैं फॉसिल जल। क्या कहते हैं? फॉसिल जल। इसके अतिरिक्त अगर हम बितलीय जल की बात करें तो जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसको कहते हैं बितलीय जल। और उल्का जल का तात्पर्य होता है जो वर्षा का जल होता है वही हमारा उल्का जल कहलाता है। और इसी प्रकार जो बाल या जुनाइल ज्वाल होता है यह भी हम कह सकते हैं आंतरिक भाग से ही संबंध रखते हैं। तो इस आधार पर जो हमारा फॉसिल जल होता है यह कहलाता है आपका सहजात जल। जो पहला विकल्प है वही सही हो जाएगा। अगला लिखा है, कथन है और कारण है, बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। कथन लिखा है, पत्तन के लिए फ्योर्ड उपयुक्त स्थान नहीं होता है। ये बात सही है क्योंकि जब हिमानी प्रक्रम होता है और हिमानी प्रक्रम का जो लास्ट स्टेज होता है उस लास्ट स्टेज में जब हमारे पत्तन सबमर्ज, मतलब पत्तन हम कहते हैं या कहते हैं जब लैंड वहाँ पे सबमर्ज कर जाता है तो वह तट काफ़ी संकरा होता है और काफ़ी ज़्यादा कटा फटा होता है। तो फियोर्ड तट काफ़ी ज़्यादा कटा फटा होता है और संकरा होता है, तो इसलिए यह पत्तन के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ में लिखा है, फियोर्ड जो है यह निमग्न हिम नदीय घटियाँ होती हैं जिनमें तट के किनारे संकीर्ण गहरी बहिकाएं होती हैं। तो ये दोनों सही हैं, अर्थात कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की अभिपुष्टि भी करता है, जिसके कारण यह क्षेत्र पत्तन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर, पेनी प्लेन शब्द दर्शाता है। पेनी प्लेन का तात्पर्य हमने स्पष्ट किया है कि जब डेविस महोदय ने अपने अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किए थे उसी के लास्ट स्टेज में, कब? लास्ट स्टेज में जो घटना घटित होती है, एक जो पेनी प्लेन बनता है जिसको समप्राय मैदान कहते हैं, तो उसी का संबंध यहाँ पर है। तो कह रहा है, ऑप्शन दिया है, किसी नदी चक्र की वृद्धावस्था में निर्मित जो समतल मैदान होता है या सतह होती है उसी को पेनी प्लेन कहते हैं। ये सही है क्योंकि वृद्धावस्था के दौरान ही समप्राय मैदान बनता है। साथ में जो लिखा है, पवन अपर्दन से निर्मित समतल सतह, ये पवन का नहीं है, यह नदी द्वारा है। समुद्री अपर्दन से ये भी नहीं है। बाढ़कृत मैदान के मिलने से निर्मित समतल सतह, ऐसा भी नहीं है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह नदी चक्र की वृद्धावस्था में पर्वत को काट काट करके उसको एक समप्राय मैदान में तब्दील कर देता है, अर्थात अपर्दन की अंतिम उत्पाद से निर्मित समतल सतह है। तो इस तरह हम कह सकते हैं पहला सही है और ई वाला सही है और इसी आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है, विश्व की सबसे लंबी जो भ्रंश घाटी है वह अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है। लेकिन अफ्रीका में भी दो भ्रंश घाटियां हैं। एक भ्रंश घाटी है जो ये पश्चिम में है और एक भ्रंश घाटी है जो पूर्व में है। ये भ्रंश घाटी आपकी पूर्व की भ्रंश घाटी है और इसी में आपकी नील नदी मिलती है। तो नील नदी जो है यह पूर्वी भ्रंश घाटी में मिलती है। बाकी इस पर भी चर्चाएं हम लोग जब मैपिंग के द्वारा भारत पूरे विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस पर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं जो विश्व की सबसे बड़ी या सबसे लंबी भ्रंश घाटी है वह पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी है, पश्चिमी वाली नहीं है। देखिए अफ्रीका में दो भ्रंश घाटी, एक पूर्वी है और एक पश्चिमी। तो पश्चिमी वाली उतनी विस्तृत नहीं है जितनी पूर्वी वाली है और पूर्वी वाली में ही आपकी नील नदी प्रवाह करती है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है, ग्रेट आर्टिजियन जो बेसिन है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह परंपरागत प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
इसी प्रकार लिखा है उत्तरी अमेरिका के बृहद झीलों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम से हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका की जो बृहद झीलें हैं, अर्थात जिसमें हम कई झीलों की 5 झीलों की खास करके चर्चा करते हैं, ये झीलें जो होती जिसमें ह्यूरॉन है, ईरी है, हम कह सकते हैं सुपीरियर है, 5 झीलें वहां पर मिलती हैं। तो उस झीलों का निर्माण किस प्रक्रम से हुआ है? तो हिमानी प्रक्रम से हुआ है। किस प्रक्रम से हुआ है? हिमानी प्रक्रम से हुआ है, अर्थात जिसको कहते हैं फ्रीज था प्रोसेस, अर्थात बर्फ का पिघलना और जमना, इसी प्रोसेस से वहां की चट्टानें उखड़ उखड़ करके बाहर निकल गई हैं और वहां पर वर्तमान में झीलें विद्यमान हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका की जो बृहद झीलें हैं, इनका फॉर्मेशन हिमानी क्रम प्रक्रम द्वारा हुआ है, अर्थात आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला यहां पर लिखा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, अर्थात यहां पर सभी युग्म जो हैं यह गलत हैं, सिर्फ एक ही युग्म है जो सुमेलित है और उसी का चयन करना है कि कौन सा युग्म यहां पर सुमेलित है। तो जो सिद्रा की खाड़ी है यह लीबिया में है, यही सही है, शेष सभी गलत हैं। ये सही है, शेष सभी गलत हैं। अगर आप देखें तो आपको क्रम से जो मिलता है, जैसे पोहाई की खाड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कौन सा लिखा है? कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी आपको कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर देखिएगा, ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी जो कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। इसी प्रकार जो पोहाई की खाड़ी है, यहाँ पर आप देखिएगा, जो चाइना का ए वाला पार्ट है, यहाँ पर मिलती है पोहाई की खाड़ी। इसी प्रकार जो एक लिखा है यहाँ पर सिद्रा की खाड़ी, कौन सा लिखा है? सिद्रा की खाड़ी। तो सिद्रा की खाड़ी तो आपको मिल गई लीबिया में, और एक है पोहाई की खाड़ी और एक है टोंग किंग। कौन है? टोंग। तो टोंग जो है ये आपको देखिए यहाँ पर, ये है आपका हनोई, वियतनाम। तो यहाँ पर आपको वियतनाम मिलेगा, हनोई मिलेगा, उसी के तट पर आपको मिलता है कौन सा खाड़ी? तो यहाँ पर कह सकते हैं टोंग किंग है। और जो लीबिया की हम बात कर रहे थे, यह देखिए गल्फ ऑफ सिद्रा है। कौन है? सिद्रा। तो सिद्रा यहाँ पर है, टोंग किंग यहाँ पर है। अगर हम पोहाई की बात करें तो वह चाइना के पूर्वी भाग में और उत्तरी भाग में है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में बात करें तो वहाँ पर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कारपेंट्रिया आपकी, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती है। पोहाई कहाँ से संबंध रखती है? तो चाइना से संबंध रखती है। टोंग किंग कहाँ से संबंध रखती है? तो यह आपका वियतनाम, हनोई से संबंध रखती है। तो इस आधार पर हमारा केवल आंसर सही होगा बी वाला। अगला लिखा है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ अंतरीप है और एक तरफ इसका राष्ट्र है कि किस राष्ट्र में कौन सा अंतरीप पाया जाता है। जैसे हार्न अंतरीप, तो हार्न अंतरीप के विषय में अगर हम चर्चा करें तो हार अंतरीप देखिएगा, यह आपका मिलता है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका का ए वाला पार्ट है अर्जेंटीना का। किसका पार्ट? अर्जेंटीना का। और यहीं पर लास्ट में देखिए जो मिलता है ये है अंतरीप। कौन सा? हार्न अंतरीप है। कौन सा है? हार्न अंतरीप। तो हार अंतरीप जो है यह अर्जेंटीना में है। कहां पर? अर्जेंटीना में है। फिर लिखा है केप कमोरिन। तो केप कमोरिन सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, यह भारत का पार्ट है। किसका पार्ट है? भारत का पार्ट है। भारत के विषय में आप याद कर लीजिए। अब केप ऑफ गुड होप, ये भी आप जानते हैं अफ्रीका के पास मिलता है। तो केप ऑफ जो गुड होप है यह अफ्रीका के तट पर मिलता है, यह भी आपको याद होना चाहिए। और इसी प्रकार जो यार्क अंतरीप है यह ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। यह वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर है यार्क अंतरीप। इस आधार पर यार्क अंतरीप कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं केप भी कहते हैं। तो इस आधार पर हमारा जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर 3142, 3142, अर्थात ये आंसर सही हो जाएगा। अगला लिखा गया है सर्क भू आकृति किस श्रेणी में आते हैं। तो सर्क जो है यह तृतीय क्रम का भू आकृति होती है। अगर हम प्रथम क्रम की बात करें तो प्रथम क्रम में जो हमारे कह सकते हैं जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो प्रारंभ में ही महाद्वीप और महासागरों का फॉर्मेशन हुआ है। उसके पश्चात अगर कालक्रम में हम देखें तो भूगर्भिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हमको विभिन्न प्रकार के स्थल रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, ये संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। वो द्वितीय क्रम की संरचनाएं आती हैं। तृतीय क्रम तब होता है कि जब एक उत्थिप्त भूखंड होता है और एक लो लैंड एरिया होता है। तो अपर्दन के जो कारक होते हैं यह उत्थिप्त भूखंड को काट करके क्या करते हैं, निचले भागों में पाट करके एक समतल भाग का फॉर्मेशन करते हैं। तो तृतीय प्रक्रम का तात्पर्य होता है कि जब अपर्दन जनित कारक हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप कोई स्थलाकृति बनती है तो वह तृतीय क्रम में आती है। और सर्क भी इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, यह तृतीय क्रम की एक श्रेणी है। और सर्क जो स्थलाकृति है यह किससे बनती है? तो हिमानी प्रक्रम से बनने वाली एक स्थलाकृति है और अपर्दन जनित है।
तो सर्क एक स्थलाकृति हिमानी प्रक्रम द्वारा निर्मित स्थलाकृति है और यह तृतीय क्रम की श्रेणी में आती है क्योंकि अपर्दन के परिणाम स्वरूप इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो जो स्थलाकृति प्रारंभिक है अर्थात हम कह सकते हैं महाद्वीप और महासागर, तो यह आपका प्रथम श्रेणी, और कालांतर में भूगर्भिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जब उत्थान और पतन होता है उससे जो स्थलाकृतियां बनती हैं वह द्वितीय क्रम की होती हैं। तृतीय क्रम तब हम कहते हैं कि जब अपर्दन जनित कारक उस पर एक्टिवेट हो जाते हैं और स्थलाकृतियां फॉर्मेट होती हैं, तो उसको कहते हैं हम तृतीय क्रम का स्थलाकृति। तो इस आधार पर आंसर हमारा हो जाएगा पी। अगला लिखा गया है, निम्नलिखित में किस विद्वान ने परमाफ्रास्ट शब्द की रचना की है? तो परमाफ्रास्ट शब्द की जो रचना की गई है यह हमबोल्ट महोदय ने किया है और इसकी बात तब की जाती है कि जब हम बात करते हैं किसी पेरी ग्लेशियल रीजन की। तो पेरी ग्लेशियल रीजन में दो लेयर होता है, एक होता है परमाफ्रास्ट लेयर और एक होता है एक्टिव लेयर। तो परमाफ्रास्ट और एक्टिव लेयर की चर्चा हमबोल्ट महोदय ने ही किया था और इसी के परिणाम स्वरूप हमको विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण देखने को मिलता है परिहिमानी स्थलाकृतियों में। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, फ्योर्ड अर्थात यहाँ पे बात कर रहा है कि किस या किन भू आकृति समूहों का निर्माण अपर्दन द्वारा हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट रखिएगा अपर्दन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अपर्दन द्वारा हुआ है। तो फ्योर्ड तो अपर्दन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ड्रमलिन जो है यह आप ध्यान रखिएगा यह निक्षेप जनित स्थलाकृति है और कहाँ पर बनती है? तो हिमानी प्रक्रम से। प्राकृतिक तटबंध है, यह भी निक्षेप जनित है और नदी द्वारा बनता है। तो यह पूछ रहा है अपर्दन का, तो यहाँ पर दो स्थलाकृति तो हो गई निक्षेप जनित, तो ये तो हो नहीं सकता। प्लाया अपर्दन जनित है। जो चोटी होता है जिसको कहते हैं शिखरिका या कह सकते हैं इसी को पिनेकल कहते हैं, क्या कहते हैं? पिनेकल। तो जहां पर कास्ट स्थलाकृति होती है वहीं पर पिनेकल मिलते हैं। तो पिनेकल एक अपर्दन जनित है। विलय रंध्र भी हम कह सकते हैं कास्ट स्थलाकृति में एक अपर्दन जनित संरचना है। और प्लाया यह कह सकते हैं अर्धशुष्क रीजन में वायुड़ प्रक्रम द्वारा निर्मित एक संरचना होती है और यह भी अपर्दन जनित होती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर ये तीनों संरचनाएं अपर्दन जनित हैं। लेकिन अगर हम बात करें सी पर, तो यहाँ पर लिखा है यस्टर हिमानी धौत मैदान। तो जो आउटवास प्लेन होता है, आउटवास प्लेन भी हिमानी प्रक्रम की लास्ट स्थलाकृति होती है और निक्षेप जनित होती है। तो यह भी निक्षेप जनित हो गया, तो इसलिए यह भी सही नहीं होगा। इसमें भी निक्षेप जनित मिल गया, इसमें भी निक्षेप जनित मिल गया। फिर लिखा है सर्क स्टेलगमाइट। स्टेलगमाइट जो है यह भी कास्ट प्रक्रम द्वारा निर्मित होने वाली एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। तो यह भी निक्षेप जनित हो गई, इसलिए यह भी गलत है। केवल हमको अपर्दन जनित का चयन करना है, तो अपर्दन जनित केवल बी में उपलब्ध हैं। तो इसी आधार पर जब हम अपने आंसर पर आते हैं तो ए डी हो नहीं सकता, ए भी नहीं हो सकता, केवल क्या होगा? बी होगा। और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला लिखा गया है, पवन विदर गैप की परिघटना किससे संबंधित है? तो इसे हम कहते हैं नदी द्वारा जब शीर्षवर्ती अपर्दन किया जाता है तो उससे पर्वतों में जो एक कह सकते हैं गैप जैसी संरचनाएं जो बनती हैं वहां से विंड का फ्लो बहुत बेहतर होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पवन विदर। और यह ध्यान रखिएगा यह नदी अपर्दन द्वारा निर्मित होने वाली पर्वतीय क्षेत्रों में स्थलाकृतियां होती है। नदी प्रारंभिक क्षेत्र में या आप कह सकते हैं अपने युवावस्था में शीर्षवर्ती अपर्दन करती है और यह जो स्थलाकृति बनती है जिसको हम गार्ज कैनियन या फिर हम भी आकार की घाटी कहते हैं, वह पवन विदर के रूप में बहुत बेहतर हमको देखने को मिलती है क्योंकि वहां से पवन की जो विंड है वह चैनलाइज रूप में हमको देखने को मिलती है। तो इस आधार पर कह सकते हैं नदी द्वारा शीर्षवर्ती जब अपर्दन होता है तो जो स्थलाकृति बनती है जिसको गार्ज कैनियन या भी आकार की घाटी है वह पवन विदर के रूप में भी जानी जाती है। तो इस आधार पर आंसर हो गया सी। अगला लिखा गया है मोनाड नाग। तो मोनाड नाग जो है यह डेविस महोदय के द्वारा अंतिम स्थलाकृति अर्थात समप्राय मैदान में जो एक अवशिष्ट भूखंड होता है, कठोर चट्टानें होती हैं, उसी को कहते हैं मोनाड नाग। तो यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसी प्रकार जो अंधी घाटी होती है अर्थात जो कास्ट स्थलाकृतियां होती हैं, तो कास्ट स्थलाकृतियां का जो संबंध होता है यह भौम जल से होता है। फिर लिखा है ड्रमलिन। जो ड्रमलिन जो है यह एक अपर्दन, यह एक यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हम, यहाँ पर अगर हम बात करें ड्रमलिन, तो ड्रमलिन जो है यह हिमनद द्वारा निर्मित होने वाली एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है जो उल्टी नाव जैसा आपको देखने को मिलता है। और जीवजन जो है यह जीवजन आप कह सकते हैं यह पवन द्वारा निर्मित होने वाली एक अपर्दन जनित स्थलाकृति है जिसको कहते हैं ढक्कन, मतलब दबात का जैसे ढक्कन होता है, ढक्कनदार दबात। तो ढक्कनदार जो दबात की संरचना है यह पवन द्वारा बनती है और अपर्दन जनित होती है। तो इन तथ्यों को आप स्मरण रखिएगा क्योंकि प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसका मिलान करें
तो आपका आंसर हो जाएगा 3421। क्या हो जाएगा? 3421, अर्थात डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, यारडंग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपरदन से बनते हैं? तो यारडंग जो स्थलाकृति है यह भी वायुड़ प्रक्रम से निर्मित होने वाली एक अपरदन जनित स्थलाकृति है, और इस आधार पर कहते हैं वायुड़ प्रक्रम को ही वतोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वातोड़ कहते हैं। और यह जो संरचना है यह अपरदन जनित है और वायु प्रक्रम द्वारा निर्मित होती है। अगला लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर, शेष अगर बात करें तो नदी द्वारा भी बहुत प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, जिसकी चर्चा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। काष्ठ द्वारा भी बहुत प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, और हिम नदी द्वारा भी कई प्रकार की स्थलाकृतियां हमको देखने को मिलती हैं। अगला लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन द्वारा बनता है? तो वायु द्वारा जो अपर्दन होने वाला स्वरूप है यहां पर कह रहा है वायु द्वारा, ध्यान रखिएगा वायु द्वारा हमको बताना है, और वो भी अपर्दन। कौन सा अपर्दन? यहां पर जो प्रपात है तो यह प्रपात तो वैसे नदी जल द्वारा बनाया जाता है, और युवाला जो है यह काष्ठ प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है और अपर्दन है। इसी प्रकार जो यारडंग है, अभी देखिए यहां पर लिखा गया है, जो हम बात करें यारडंग, यहां लिखा है ना, यारडंग जो है यह वायु प्रक्रम से निर्मित होने वाला एक अपरदन जनित स्थलाकृति है। तो वही फिर से यहां पर पूछा गया है, तो यह एक वायु प्रक्रम द्वारा निर्मित होने वाली अपरदन जनित स्थलाकृति है। जबकि टार्न जो है यह हम कह सकते हैं हिमोड़ प्रक्रम, हिमोड़ नहीं हम कह सकते हैं बल्कि कह सकते हैं हिमानी प्रक्रम द्वारा निर्मित होने वाली एक झील है। और कहाँ यह निर्मित होती है? जब सर्क बनते हैं, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में जब हिमानी प्रक्रम से एक सर्क बनता है और उसी सर्क में जब जल इकट्ठा हो जाता है तो उस झील को कहते हैं टार्न झील। तो टार्न झील हिमालय प्रक्रम से निर्मित होने वाली एक अपरदन जनित स्थलाकृति है। इवाला भी एक काष्ठ प्रक्रम द्वारा निर्मित होने वाली अपरदन जनित स्थलाकृति है। प्रपात भी नदी जल द्वारा निर्मित होने वाली एक अपरदन जनित स्थलाकृति है। लेकिन यारडंग वायु द्वारा निर्मित होने वाली एक अपरदन जनित स्थलाकृति है, और इसी आधार पर यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला लिखा गया है, मिलान करना है, एक तरफ डेल्टा के प्रकार दिए गए हैं और एक तरफ नदियां दी गई हैं। बताना है कि किस प्रकार का डेल्टा किस नदी द्वारा बनाई जाती है। तो जो पंजाकार डेल्टा है यह तो स्पष्ट रखिएगा, यह मिसिसिपी मिसौरी के द्वारा बनाया जाता है। जो चापाकार डेल्टा है वैसे तो गंगा नदी भी बनाती है और नील नदी भी बनाती है। इसी प्रकार जो लिखा है ज्वार नदमुख, तो ज्वार नदमुख वैसे हमारी नर्मदा तापी बनाती है। साथ में जो मैकेंजी नदी है कनाडा के उत्तर में, जो जाके कह सकते हैं वहां पर हम आर्कटिक ओशन की तरफ जो जाती है उसको हम कहते हैं मैकेंजी। तो मैकेंजी आपकी ज्वार नदमुख बनाती है। लेकिन जो परित्यक्त डेल्टा है यह येलो नदी या इसी को कहते हैं ह्वांगहो नदी। तो ह्वांगहो नदी या येलो नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उस डेल्टा को कहते हैं परित्यक्त डेल्टा। तो इस आधार पर हम अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं, अर्थात ए का हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 1, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अर्थात यहाँ पर सभी सुमेलित हैं, सिर्फ एक ही है जो सुमेलित नहीं है। जैसे लिखा है नदी, तो नदी जो है अपर्दन प्रक्रम द्वारा जब जलप्रपात बनाती है तो जलप्रपात का पानी जहां पर सतह पर गिरता है वहां पर एक कुंड बनता है और उसी को कहते हैं प्लंज कुंड, और उसी को कहते हैं हिंदी में अवनमन कुंड। तो यह नदी द्वारा बनता है, तो यह सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये सही है। फिर लिखा हिमनद, तो हिमनद द्वारा जब अपर्दन का कार्य किया जाता है जिससे सर्क बनता है और उसी सर्क में एक झील बनती है जिसको कहते हैं टार्न झील। क्या कहते हैं? टार्न झील। इसी प्रकार जो पवन प्रक्रम होता है, पवन प्रक्रम द्वारा वात छिद्र नहीं बनते, ये आपको स्पष्ट रखना है। जो वात छिद्र होता है या सागरीय लहरों द्वारा बनाए जाते हैं, तो सागरीय लहरों द्वारा जो बनता है स्थलाकृति उसका नाम है वात छिद्र, ना कि पवन द्वारा। यहां पर समुद्री लहर द्वारा स्टैक बनता है, ये भी सही है। स्टैक समुद्री लहर द्वारा बनता है, लेकिन समुद्री लहर द्वारा वात छिद्र भी बनाए जाते हैं। तो यही हमारा सही नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सही है। तो इस आधार पर यही हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला विकल्प। अगला लिखा गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अर्थात एक कथन है और एक कारण है, और यहां पर बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। कथन लिखा है, गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढाल प्रवणता तथा हिमानी के बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ता जाता है, ये पूरी तरीके से सत्य है। अर्थात जहां का ढाल तीव्र होगा और बर्फ की लेयर काफी मोटी होगी वहां पर बर्फ का जो गति है वह काफी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार जो कारण लिख रहा है, बर्फ की कम गहराई और घाटियों के भित्तियों और तली के नीचे घर्षण से वेग कम हो जाता है, ये सत्य है। तो कह सकते हैं कथन भी सही है, कारण भी सही है,
लेकिन कारण कहीं से भी कथन की अभी पुष्टि नहीं करता है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है। भूमिगत जल के अपर्दन से यहां पर बात कर रहा है, तो भूमिगत जल के अपर्दन से जो निर्मित होने वाली स्थलाकृति है, बताना कौन सी नहीं है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर जितनी स्थलाकृतियां दी गई हैं सब भूमिगत जल से ही निर्मित होती हैं। सिर्फ एक ही ऐसी स्थलाकृति है जो भूमिगत जल से निर्मित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है टेरा रोजा। तो टेरा रोजा जो है, ये बात तो ठीक है, अपर्दन द्वारा बनती है। घोल रंध्र भी अपर्दन द्वारा बनता है, डोलाइन भी अपर्दन द्वारा बनता है। लेकिन जो जियाइड है, ये जियाइड कोई कह सकते हैं स्थल रूप नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं जियाइड हमारे पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप है। पृथ्वी हमारी इसी स्वरूप में या इसी आकृति में नजर आती है, तो यह पृथ्वी की आकृति है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक निक्षेप जनित या अपर्दन जनित या किसी प्रकार का स्थल रूप नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक पृथ्वी का स्वरूप है। अगला लिखा गया यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी में लोयस के निक्षेप को क्या कहते हैं। तो वैसे लोयस के निक्षेप के द्वारा निर्मित होने वाली संरचना को हम लोग लोयस नाम ही देते हैं, लेकिन इसी को हम यूएस में जो नाम देते हैं उसको कहते हैं एडोब। क्या नाम देते हैं? एडोब कहते हैं। और अगर देखा जाए इसके अन्य भी नाम हमको अलग अलग जहाँ देखने को मिलते हैं। चाइना में भी इसको हम लोग कह सकते हैं लोयस के नाम से ही जानते हैं। भारत में भी लोयस के नाम पे ये संरचनाएं मिलती हैं। तो इस आधार पर इस संरचना को आपको ध्यान में रखना है। यूएस में इसको किस नाम से जानते हैं? तो एडोब के नाम से हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। अगला लिखा, प्लाया जो है यह एक प्रकार से अपर्दन जनित स्थलाकृति है और सेमी एरिड रीजन में ही पाया जाता है। तो जो लोयस है ये भी सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है लोयस का, इसमें क्या होता है कि एक तरफ से हम कह सकते हैं अवसाद डिपोजिट किए जाते हैं और एक तरफ से जो है इस पर जल के कह सकते हैं आर्द्रता इस पर डिपॉजिट किए जाते हैं। तो परत दर परत इसमें आर्द्रता और रेत के कण डिपॉजिट होते हैं, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यह मृदा काफ़ी उपजाऊ भी होती है। तो सेमी एरिड रीजन में आपके एडोब भी होते हैं जिसको हम कहते हैं लोयस, और इसी में आपका प्लाया भी मिलता है। सीप का संरचना जो है यह वायुड़ प्रक्रम से निर्मित होने वाली एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। और लिमन भी इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जिसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है, यह केवल आपको भ्रमित करने के लिए विकल्प दिया गया है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर है यह हो जाएगा ए। अगला लिखा गया है प्रश्न, हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ड्रमलिन। क्या कहते हैं? ड्रमलिन। ड्रमलिन जो होता है यह उल्टी नौका के समान एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है और हिमानी प्रक्रम द्वारा बनाई जाती है। हिमोड़, जो हिमोड़ होता है उसी हिमोड़ में ही ड्रमलिन है, केम है, केटिल है, एस्कर है या आउटवास है। ये सब संरचनाएं जो हिमानी प्रक्रम से बनती हैं सब निक्षेप जनित हैं। और कहाँ पर बनती हैं? तब हिमोड़ द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। इसी के साथ जो आज का एपिसोड है इसे हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः कह सकते हैं जियोमॉर्फोलॉजी से संबंध रखने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो फिर अब मिला जाए कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।